नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एंटी यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभेंदु और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे मेरे बारे में आप देख रहे हैं, दिस इज समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, पेपर 2 का ज्योग्राफी ट्रेनर हूँ, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, बीए ऑनर्स मैंने ग्रेजुएशन में किया है, एमए ज्योग्राफी मैंने मास्टर्स में किया है, फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं KBEDU कुमार ब्रदर एजुकेशन पर। मोर देन 2 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। ऑलराइट, तो हाउ टू फाइंड माई वीडियोस। तो जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं आज के टॉपिक में, सबसे पहली बात, इस चैनल पर हर रोज 8 बजे ज्योग्राफी के लेक्चर्स आते हैं और इस चैनल पर सुबह से लेकर शाम तक हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स चल रहे हैं। तो ज्योग्राफी का 8 बजे आता है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम है भी यूट्यूब पर कि अगर आपने सब्सक्राइब भी कर रखा है, बेल आइकन भी दबा रखा है, तो भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वीडियोस का। तो उसका सोल्यूशन ये है, आपको चैनल नेम पे टाइप करना है। चैनल नेम पे टाइप करते ही आप होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे जाने के बाद आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट पेज पे आपको पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आपको सारे वीडियोस नेम वाइज सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मेरी प्लेलिस्ट मिलेगी, ज्योग्राफी बाय शुभेंदु मुखर्जी एंटी यूजीसी नेट। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियोस जो भी अभी तक हमने कवर किए हैं, 1 महीने तक जो भी हमने कवर किया है, सिलेबस वाइज जो हम चल रहे हैं एंटी यूजीसी नेट के लिए, वो सब सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो नए जितने भी लर्नर्स हैं उनके लिए एक फीचर है प्लेलिस्ट वाला। इस चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट आपको इजीली मिल जाएगी। ज्योग्राफी के नाम से है और ना पे मेरा ऐप में नाम लिखा हुआ है शुभेंदु मुखर्जी। ऑलराइट, इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें इनोवेटिव करते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, पहली बात, शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। टेलीग्राम पे जाके जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको इनाम मिल जाएगा इस चैनल डीपी के साथ। यहाँ पे मैं आपको वीडियोस के लिंक्स देता हूँ। कुछ पीडीएफ मटेरियल में देना शुरू करूंगा जो माइंड मैप्स की तरह यूज़ करेंगे आपके, और एग्जाम में आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा अपडेट्स मिलते हैं। और इस चैनल के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों से मुझे एक फीडबैक मिला कि एक इंटरेक्टिव ग्रुप बनाइए सर। तो हमने एक इंटरेक्टिव ग्रुप बना रखा है। इस ग्रुप का नाम है SM नेट ज्योग्राफी। और यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इंटरेक्टिव वे के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको रोज डेली टास्क देता हूँ जिसका नाम है ज्योग्राफी रिडल्स बाय शुभेंदु मुखर्जी। ये एक मैंने सेगमेंट शुरू किया है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पिक्चर लेते हैं, पिक्चर के अंदर एक क्वेश्चन पेस्ट करते हैं और 4 ऑप्शन देते हैं और आपको बताना होता है सही आंसर। तो मेरा बेसिकली इंटेंट ये है कि अगर आप पिक्चर देख के अगर आंसर ले पा रहे हैं तो आपकी विजुअल मेमोरी बढ़ रही है। तो आपकी विजुअल मेमोरी में स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं ज्योग्राफी के लिए। तो इसी वजह से मैं आपको रिडल्स देता हूं। दिन में 3 बार रिडल्स आते हैं या 2 बार आते हैं, आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के अंदर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं और जो लोग सही आंसर देते हैं उसको हम फीचर भी करते हैं वीडियो के अंदर। इसके अलावा कोई भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। काफी सारे मेंबर जो है आपस में डिस्कस भी करते हैं, क्वेश्चंस भी एक दूसरे को पूछते हैं। तो एक तरीके से फन वे के अंदर हम इसके अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, पहले चैनल पर जाकर ज्वाइन करना पड़ेगा। शुभेंदु नेट ज्योग्राफी और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा विद दिस चैनल डीपी। और फिर आपको मुझे इस नंबर पे डीएम करना है। जैसे ही आप मुझे मैसेज करेंगे, सर प्लीज ऐड मी, मैं आपको ऐड कर लूंगा। इसके अलावा ये कोड आप नहीं भूलेंगे, SM नेट, जो अनअकैडमी प्लस के लिए है, जो मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या है। ऑलराइट, बात करते हैं ये कोर्स किसके लिए बनाया गया है। ये कोर्स यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है। कोई भी ज्योग्राफी एंथुसियास्ट को देख सकता है। इसके अलावा कोई भी हिंदी मीडियम वाला या इंग्लिश मीडियम वाला उसको देख सकता है। कंप्लीट कोर्स कवरेज मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करूंगा, टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश के होंगे, नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे और MCQs भी हम इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, ये है हमारी टीम जो रात दिन लगी हुई है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। और ये है मेरा कोर्स जो हर रोज 8 बजे आता है। आपको ध्यान रखना है, एवरी डे 8 PM, संडे ऑफ। ठीक है, अब बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में। इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और कोविड-19 के बाद ये इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन जाएगा, क्योंकि अब शायद मे बी ऑफलाइन क्लासेस अलाउड नहीं करेगी सरकार। तो ऑनलाइन एजुकेशन का बूम आने वाला है दोस्तों। आप बहुत जल्दी अनअकैडमी से जुड़ जाइए। इससे अगर आप जुड़ते हैं तो आपको क्या फायदे मिलते हैं, डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स देखने को मिलते हैं, लाइव टेस्टिंग कुछ होती है और अनलिमिटेड एक्सेस होती है। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं, एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो एक सब्सक्रिप्शन से आप एक से ज़्यादा एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यही इसकी ब्यूटी है। ऑलराइट, तो ये जितने भी आप नाम देख रहे हैं, ये सारे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं और अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं किस तरह से अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन कैसे लें। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से या iOS से इसका ऐप डाउनलोड करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ऐप डाउनलोड करने के बाद अपना गोल सेलेक्ट कीजिए, एंटी यूजीसी नेट। फिर आपसे पूछेगा कितने मंथ्स के लिए आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो ऑलवेज गो फॉर 24 मंथ्स। ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है और लॉजिकल है। इकोनॉमिकल इसलिए आप देखेंगे 525 रुपये पर महीना पड़ता है, बाकी सारे महंगे हैं। और लॉजिकल इसलिए क्योंकि साल में 2 बार एग्जाम हो रहा है और फर्स्ट टाइम में एग्जाम नहीं निकलता है। कॉम्पिटिशन पूल अब बढ़ जाएगा कोविड-19 के बाद, काफ़ी सारे लोग और आ जाएंगे जो कंपटीशन में उतरने वाले हैं। तो इसी वजह से एक लंबी ड्यूरेशन का कोर्स ले लीजिए। जैसे आप डेटा पैक लेते हैं, अमेजॉन का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, नेटफ्लिक्स का लेते हैं, उसी तरह से एक अनअकैडमी का भी सब्सक्रिप्शन है। अगर आप इसको लेते हैं तो आपके फर्स्ट अटैम्प में भी नेट नहीं निकला, सेकंड अटैम्प में आपका नेट निकल गया या थर्ड अटैम्प के अंदर आपका JRF निकल गया, तो एक लंबी ड्यूरेशन का कोर्स लीजिए। 3 महीने का, 6 महीने का अगर आप कुछ लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि एग्जाम बड़ा है, छोटा एग्जाम नहीं है। और आपको पेपर 1 भी पढ़ना है, पेपर 2 भी पढ़ना है, दोनों के अंदर 10 यूनिट्स है। तो एक लंबी ड्यूरेशन का कोर्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये फी नहीं देनी है 2 साल की 12,600, तो आप मेरा कोड लगाएंगे SM नेट, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फी हो जाएगी 525 से पर महीना 472 रुपये। तो ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है दोस्तों, 472 रुपीज़ पर मंथ, वेरी इकोनॉमिकल। और ये आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मे बी आप मोर देन 1 एग्जामिनेशन निकाल पाए। यूजीसी नेट तो आप कर ही लेंगे, आई एम वेरी श्योर। लेकिन इसके अलावा और भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वैसे ही बढ़ रहा है,
है तो आप दूसरा एग्जाम भी निकाल सकते हैं विद द सेम सब्सक्रिप्शन। लेकिन आपको कोड ये लगाना है, आप लोगों के लिए कोड ये लगेगा SMNET, आपको कोड लगाना ही लगाना है, स्पेलिंग आप ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, ठीक है। इसके अलावा हमने अपने वीडियोस को इंटरैक्टिव बनाने के लिए और आउट ऑफ द लीग बनाने के लिए, इसको स्टैंड अपार्ट बनाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें की हैं जिसके अंदर हमने कुछ नए एलिमेंट्स ऐड किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी मैं रिडल्स देता हूं आपको, हमारे जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, उसके अंदर जो भी रिडल्स हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं और जो सही आंसर दे रहे हैं मैं उनका नाम फीचर करता हूँ, यहाँ पर अनाउंस करता हूँ। और इस वीडियो के एंड में आपको मिलता है क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और थोड़ा सा ट्रिकी होता है वो क्वेश्चन, तो वो आपको करना है। वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है। एंड में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा जिसको आपको कॉमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करना है, लाइव चैट में नहीं करना है। ऑलराइट, तो वीडियो एंड तक देखिएगा दोस्तों और आपको क्वेश्चन ऑफ द डे मिल जाएगा, बीच में कोई नहीं छोड़ के जाएगा। जिसको आता भी है वो भी वीडियो एंड तक देखे और अपने क्वेश्चन ऑफ द डे को एंजॉय करे, उसको सॉल्व भी करे और कमेंट भी करे। ऑलराइट, ठीक है। तो आज हमने रिडल दी थी, मैंने ग्रुप के अंदर ये रिडल पोस्ट की थी। आज की रिडल ये थी, आपको बताना था इसके बारे में। तो रिडल बेसिकली ये एक लैंडफॉर्म बना रही है। तो क्वेश्चन था सांगबो रिवर एंटर्स इंडिया बाय मेकिंग अ यू टर्न एट, ठीक है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं ये एक यू टर्न है। तो सांगबो रिवर जब इंडिया में एंटर होती है, जब वो ब्रह्मपुत्र बन जाती है, तो वो इंडिया में एंटर होने से पहले एक यू टर्न बनाती है। तो वो कहाँ बनाती है? 4 ऑप्शन थे, इसका सही आंसर है बी, नामचा बारवा, जो बेसिकली हमारे तिब्बत के अंदर है। तिब्बत का जो ईस्टर्न पार्ट है उसके अंदर है। नामचा बारवा इज नॉट इन इंडिया, नामचा बारवा जो है तिब्बत के अंदर है, इसका ईस्टर्न पार्ट है। तो नामचा बारवा इज द राइट आंसर। नामचा बारवा में एक ग्रैंड कैनन बनता है, इसको ग्रैंड कैनन ऑफ चाइना भी कहा जाता है। तो जो भी ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो हो रही है कैलाश पर्वत से, वो ईस्टवर्ड जाती है। इंडिया में एंटर होने से पहले वो एक यू टर्न बनाती है, वहां पर एक कैनन बनता है और फिर वहां से इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखते हैं किन किन लोगों ने सही आंसर दिए हैं। तो उनके नाम आप देख सकते हैं। दिलजीत ने सही दिया है, प्रिया ने सही दिया है, शुभोजीत ने सही दिया है, ज्योति ने भी सही दिया है, पीशू ने भी सही दिया है, आर्या ने सही दिया है, अलका जी ने सही दिया है, रानी ने सही दिया है, तन्मय, याशिका, जया, सरिता, भारती एंड इनका नाम नहीं आ पाया है, आई एम सो सॉरी। आप कौन है? आई थिंक ये जया ही है, यस, सरिता, भारती, इसके नाम रिपीट हो रहे हैं, और महाश्वेता, बेबश्री, गुरलीन और श्रेया, इन सब लोगों ने सही आंसर दिए हैं। तो कंग्रेचुलेशंस। और जिन लोगों ने सही आंसर नहीं दिए, जो नहीं दे पाए, तो आप टाइम पे आंसर कीजिए, तभी आप वीडियो में फीचर हो पाएंगे, आपका नाम मैं प्रोनाउंस कर पाऊंगा, ले पाऊंगा। तो इन लोगों ने सही आंसर दिए हैं, आप लोगों को कंग्रेचुलेशंस। और मैं आशा करता हूं आप ऐसी तरह से रिडल्स को सॉल्व करते चले जाएंगे और अपनी विजुअल मेमोरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ऑलराइट, तो ये कल के लेक्चर में हमने जो एमसीक्यू डिस्कस किए थे, वहां पे मैंने एक एंड ऑफ द डे में एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था। ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को, और ये कंफ्यूजन मैंने जानबूझ के पैदा किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। और देखिए दोस्तों, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। मैंने कहा था मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, इतना टाइम आपके पास है ही नहीं। आपको क्या करना है? क्वेश्चन देखना है और उसके आंसर देखने हैं, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि भाई 2 आंसर तो ऐसे हैं जिसको मैं शॉर्ट जानता हूं और वो अवेलेबल भी है, नीचे ऑप्शन पे वो दिख भी रहे, तो आप सिर्फ उन्हीं 2 पे फोकस करते हुए वो आंसर को सॉल्व कर लेंगे। पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कुछ ऑप्शंस को गलत लिखा है या इनकम्प्लीट लिखा है। फॉर एग्जांपल जैसे स्लोप डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, स्लोप डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मुझे लिखना था पैरेलल रिट्रीट। अगर मैं पैरेलल रिट्रीट यहाँ पे लिख देता तो मे बी ये इजी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको स्लोप डेवलपमेंट ही छोड़ दिया, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या था। डेविस, पैंक, वुड और किंग, इन सब लोगों ने स्लोप डेवलपमेंट अपनी थ्योरीज दी है और ये आपके कोर्स में भी है, जिसको हम प्लस में डिस्कस करेंगे। तो स्लोप डेवलपमेंट थ्योरीज है और ये इसका मैच द फॉलोइंग था। यहाँ पे जोग्राफर्स हैं, यहाँ पे थ्योरीज है। तो आप अगर 2 चीजें भी जानते हैं, जैसे मैं 2 चीजें जानता हूं, डेविस का मुझे पता है, डेविस ने स्लोप डिक्लाइन दी है और पैंक ने दी है स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी, यानी कि ये 2 तो मुझे पता है। अब मैं ढूंढता हूं ये कहां पर है। ए का 2 देखो यहां पर भी, यहां पर है, चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है। पैंक मुझे पता है स्लोप रिप्लेसमेंट है, स्लोप रिप्लेसमेंट यानी कि 3, यानी कि बी का 3 जहां भी दिखता है मैं उसको टिक कर दूंगा। बी का 3 यहां पर है, बी का 3 यहां पर भी, लेकिन यहां पे ए का 4 है, लेकिन यहां पे ए का 2 है, बी का 4 है। तो 2 मेरे ऑप्शंस बिल्कुल शॉर्ट हो रहे हैं। अब मैं आगे देखूंगा ही नहीं, इसको मैं सॉल्व करता चला जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे किंग लिखता, किंग से यहाँ पे मैं यहाँ पर पैरेलल रिट्रीट लिख देता तो ये इजी हो जाता क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन बनाया था। तो होल एंड सोल आपको ध्यान ये रखना है, मैच द फॉलोइंग जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं, पहली बात आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने लिखा कि मैंने जल्दबाजी में गलत कर दिया, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। और अगर आपको 2 चीजें ऐसी मिल रही है कि ये तो शॉर्ट मुझे पता ही है और ये ऑप्शन में भी दिख रही है, गो फॉर इट एंड सॉल्व द क्वेश्चन, डोंट वेट फॉर द कंप्लीट सोल्यूशन। सॉल्व कर दीजिए और आगे बढ़िए। यही होता है मैच द फॉलोइंग के अंदर, यही होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर। क्योंकि आप इसके अंदर अगर आप टाइम लगा के भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो मे बी शायद आप थोड़ा सा नर्वस हो सकते हैं, क्योंकि आपको मे बी गलत ऑप्शन मिला हुआ हो, ठीक है, ये आपको सॉल्व नहीं हो रहा हो। तो जो आ रहा है उसको सॉल्व कीजिए, आगे बढ़िए, खत्म बात, ठीक है। तो इसका आंसर था 3, आपको ध्यान रखना है 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक आपसे ही रिक्वेस्टेड है, कोपेन्स क्लाइमेटिक स्कीम। आपने बोला था कि सर कोपेन्स क्लाइमेटिक स्कीम पढ़ाइए, बहुत कंफ्यूजिंग है।
और येस इट इज़ कंफ्यूजिंग, इट इज़ वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ 2-3 चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। कोपेन क्लाइमेटिक स्कीम जो है, अगर आप उसको डिटेल में पढ़ने जाएंगे, ठीक है, तो वो आप एज अ रिसर्च पढ़ सकते हैं, लेकिन फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन उसको डिटेल में कोई भी नहीं पढ़ पाया आज तक, चाहे वो यूपीएससी का कैंडिडेट हो, चाहे वो हमारा यूजीसी नेट का हो, चाहे कोई भी एग्जाम का हो। क्योंकि कोपेन क्लाइमेटिक स्कीम में आपको ये जानना पड़ेगा कि एग्जामिनर यहाँ से क्या पूछता है। एग्जामिनर आपसे सिर्फ पूछता है उनके कोड्स, ठीक है, या कुछ स्पेसिफिक फीचर, कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लाइमेट का स्पेसिफिक फीचर। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को, कोपेन को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको नैरो डाउन करना है। अगर आप हर एक चीज़ पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूजिंग हो ही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वेरी कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे कोड्स है इसके अंदर, AFSW नाम से कोड्स हैं, फिर स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर है, तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इसीलिए कोपेन्स को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, कोपेन को पढ़ने के लिए आपको पिन पॉइंट चीज़ें पकड़नी है और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी है, और वही मैं आज कराने वाला हूँ। और बेसिकली इसको भी मैं विजुअलाइज कराने वाला हूँ, ताकि एग्जाम में 4 ऑप्शन अगर आते हैं तो आप उसको आराम से कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पढ़ते हैं कोपेन के बारे में। तो कोपेन बेसिकली इनका जर्मन नाम है, बेसिकली जर्मन थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। इनका पूरा नाम है व्लादिमीर कोपेन, और इन्होंने अपना क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया है बेस्ड अपॉन बॉटनिस्ट, एक फ्रेंच बॉटनिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था कैंडोले। कैंडोले ने बेसिकली क्या किया था, एक वर्ल्ड वेजिटेशन मैप बनाया था, ठीक है, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड को अलग अलग वेजिटेशन के आधार पर डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो कोपेन ने उसको यूज़ किया, कोपेन ने उसको यूज़ करके उसका बेस बनाया, और बेस्ड अपॉन द मंथली बेस्ड अपॉन द मंथली टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, इन दोनों को आधार मानते हुए और उन वेजिटेशन को बेस मानते हुए उसने फिर अपने वर्ल्ड को कुछ क्लाइमेट जोन्स के अंदर डिवाइड कर दिया, क्लाइमेटिक डिवीजन कर दिया। तो कोपेन ने अपना जो आधार माना है वो वेजिटेशन डिवीजन है, जिसको कैंडोले ने दिया था 1874 के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, खुद ने इवॉल्व नहीं किया इसने बेसिकली वेजिटेशन कवर जो मैप था जो कैंडोले ने दिया था उसको बेस मानते हुए फिर उसको अपग्रेड कर दिया है बेस्ड अपॉन द मंथली टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो बेसिकली इसको मैं अगर बताऊं, जैसे मान लीजिए किसी एरिया के अंदर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मान लो वो मैप के अंदर था, कैंडोले के मैप में, कि भाई जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो कोपेन ने इसको देखा कि भाई यहाँ पर अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो भाई अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मंथली टेम्परेचर कैसा है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन कितना है। फिर उसके आधार पर उसने ढूंढना शुरू किया कि वर्ल्ड में और कैसी कैसी टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। उसने देखा कि कहीं ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन है। ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन वो होती है जिसको बहुत कम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर विथस्टैंड कर सकती है, और उसको बहुत कम पानी चाहिए होता है। तो वो वहाँ गया, वहाँ पर उसने देखा कि भाई ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन जहाँ जहाँ भी है तो वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है। तो इस तरह से उसने वेजिटेशन को ही बड़ा कर दिया, बेसिकली वेजिटेशन डिवीजन को ही देखते हुए उसने उस पर एक अपग्रेड दे दिया, जिसको उसने अपने क्लाइमेटिक स्कीम कहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बेसिकली इसने अपने वेजिटेशन जोन को आधार मानते हुए पूरे वर्ल्ड को 5 क्लाइमेटिक डिवीजन के अंदर डिवाइड किया है, और उसके कैपिटल नेम्स दिए उसने ABCD, वेरी इजी, जिसको हम देखते हैं ABCD, जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे उसको दिया है। तो ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। ये वर्ल्ड मैप पहले आप अच्छे से देख लीजिए, ये क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है कोपेन का। यहाँ पे मैं कलर कोडिंग से आपको बताने वाला हूँ। तो ABCD में बोल रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड को उसने इक्वेटर से पोल्स तक ABCD के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। तो बेसिकली ABCD जो चल रहा है वो क्रम में चल रहा है इक्वेटर से पोल्स तक, यानी कि A पे इक्वेटर है और पोल पे E है, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो इसी तरह से चल रहा है ABCDE, ठीक है। तो पहले बात, ए टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या है। ए टाइप ऑफ क्लाइमेट को उसने कलर कोडिंग दी है ऑरेंज कलर, और ए टाइप ऑफ क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ देखने को मिलता है, इक्वेटोरियल रीजन पे देखने को मिलेगा। ये पूरा साउथ अमेरिका का नॉर्दर्न पार्ट, अफ्रीका का साउथ वेस्टर्न पार्ट, इंडिया का पेनिसुलर वाला पार्ट, और पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जितने भी हैं, ठीक है। ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो उसको उसने ए कोडिंग दी है। इक्वेटर पर है, आप देख सकते हैं इक्वेटर के आसपास ही है ये, इसको उसने ए कोडिंग दी है। फिर चले आप उससे थोड़ा सा और ऊपर, यानी कि आप सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आ गए, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा होता है, क्लाउड्स कम होते हैं। देखो इसको इसने येलो कोडिंग दी है, और ये सब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है, नॉर्दर्न अफ्रीका, ठीक है। ये पूरा आपका देख सकते हैं मिडिल ईस्ट पूरा, ठीक है। यहाँ पर अमेरिका का कुछ वेस्टर्न पार्ट, पूरा 90% आपका ऑस्ट्रेलिया मान लो, और कुछ आप मान लो यूरेशिया का पार्ट, ठीक है। एशिया का कुछ नॉर्दर्न पार्ट, चाइना का जो अपर पार्ट है, इसको उसने ड्राई रीजन कहा है, ड्राई क्लाइमेटिक कहा है। ए को उसने कहा है ट्रॉपिकल, बी को कहा है ड्राई। अब आप और ऊपर चल रहे हैं, अब हम आएंगे मिड लैटिट्यूड्स में, जो हमारा टेम्परेट रीजन है। टेम्परेट रीजन को ग्रीन कोडिंग दिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो मैक्सिको और फ्लोरिडा वाला एरिया है, पूरा यूरोप यहाँ पर आता है, ठीक है। पूरा चाइना इसके अंदर आता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये टेम्परेट रीजन होते हैं, और कुछ ये वाला जो इलाका है हमारा ब्राजील का, ये वाला, ये इसके अंदर आता है टेम्परेट रीजन के अंदर। इससे थोड़ा सा और ऊपर गए तो फिर आ गया कॉन्टिनेंटल, ठीक है। मिड लैटिट्यूड से ऊपर आप चले गए तो कॉन्टिनेंटल आ गया, जो हमारा बेसिकली 60 डिग्री के आसपास है, 60 डिग्री लैटिट्यूड्स पर है, ठीक है। ये आप इसका कलर कोडिंग देख सकते हैं। होल ऑफ द कनाडा इसके अंदर आता है, पूरा यूरेशिया इसके अंदर आता है। यहाँ पे यूराल माउंटेन्स है, यूराल माउंटेन्स से पूरा ईस्टवर्ड चलें तो पूरा यूरेशिया इसके अंदर आता है, यानी कि रशिया, साइबेरिया सब इसके अंदर आ रहा है। ये कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। और उसके बाद ई टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जिसको उसने ब्लू से कोडिंग की है। ये हमारा पूरा एंटार्क्टिका इसके अंदर आ गया।
ये हमारा ग्रीनलैंड आ गया इसके अंदर और अलास्का इसके अंदर आ गया, और ये वो है जो बिल्कुल पोलर एरियाज हैं। तो इक्वेटर से ऊपर आप वैसे भी चलते हैं तो वैसे भी आपको ये नॉर्मल चीजें देखने को ही मिलती है। अगर आप देखें, ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर पर है, सब ट्रॉपिकल रीजन ड्राई रीजन होते हैं, टेम्परेट रीजन मिड लैटिट्यूड्स वाले होते हैं, यानी कि 30 से 40 के बीच वाले जो होते हैं। उसके बाद कॉन्टिनेंटल वाले होते हैं 40 से 60 वाले होते हैं, ठीक है। और फिर पोलर वाले होते हैं जो 90 डिग्रीज पे मौजूद है, यानी कि 60 से 90 डिग्री के बीच में जो है वो हमारे पोलर एरियाज हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये कलर कोडिंग आपको ध्यान रखनी है। इक्वेटर से नॉर्थ वर्ड अगर आप चले तो ABCD इस तरह के क्लाइमेट मिलते हैं, और ये सारे आप देखेंगे इक्वेटर से जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं इंसोलेशन कम हो रहा है। आप जानते हैं इक्वेटर से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इंसोलेशन कम होता है, क्योंकि सनरेज स्लांटिंग होती है, और वही वहाँ पे हो रहा है। इक्वेटर पे आप देखेंगे इंसोलेशन ज्यादा है, सब ट्रॉपिकल रीजन पे उससे ज्यादा है। उसके बाद देखिए ठंडा होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेट रीजन कंपैरेटिवली ठंडा होता है, कॉन्टिनेंटल उससे ठंडा होता है, और पोलर पूरा आइस कैप्ड होता है। तो बिल्कुल लॉजिकल है ये। तो ये इसका फर्स्ट डिवीजन था, और फिर इसी को ही इसने डिवाइड किया है। अब हम इन सारे क्लाइमेटिक रीजन्स के जो हमने बात की है उसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बात करते हैं हम ए टाइप ऑफ क्लाइमेट। ए टाइप ऑफ क्लाइमेट कौन सा? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये आप देख सकते हैं, इसकी कलर कोडिंग है, यहाँ पर भी मैं बताऊंगा। ये वो क्लाइमेट है पूरा ए टाइप ऑफ क्लाइमेट जिसका इंडिया का पेनिसुलर इंडिया, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर साउथ अमेरिका का नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, और अफ्रीका का साउथ वेस्टर्न पार्ट है। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ए टाइप ऑफ क्लाइमेट है जो रेड से मार्क हो रखा है, ये टाइप ऑफ क्लाइमेट है। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर आता है, 0 से 10 डिग्री या 0 से 23.5 डिग्री तक ये मौजूद है, ठीक है। इसकी स्पेशलिटी क्या है? यहां पर ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट है। ये विंटरलेस सीजन है, यहां पे कभी सर्दी आती ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये वार्म है, मॉइस्ट है। मॉइस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होती है, कन्वेंशनल रेंज बहुत ज्यादा होती है, ये मैंने आपको बताया था। पूरा ट्रॉपिकल रीजन ह्यूमिड ज्यादा है, और इसी वजह से यहाँ पे बरसात बहुत ज्यादा होती है। तो इसका ये टाइप ऑफ क्लाइमेट के पॉइंट्स क्या बने? ये एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, विंटरलेस है, वार्म मॉइस्ट है, और यहाँ पर थ्रू आउट जो है मीन एल्वेट टेम्परेचर जो है, थ्रू आउट जो टेम्परेचर है, पूरे साल का टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री से ऊपर रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर रेंज है वो ट्रॉपिकल वाली है, यानी कि 30 से 35 डिग्री तक ये मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। अबव 80 डिग्री सेल्सियस रहता है, 18 डिग्री से कम नहीं जा सकता टेम्परेचर, 18 से कम जा ही नहीं सकता। ये विंटरलेस है, ये बात आपको ध्यान रखती है। तो ए टाइप ऑफ क्लाइमेट इज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। आप देख सकते हैं कौन कौन से एरिया कवर इसके अंदर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख रखी है। और इसको ट्रॉपिकल वेट, वार्म वेट कह सकते हैं, कुछ भी आप किसको कह सकते हैं, वार्म वेट ट्रॉपिकल जो आपको बोलना चाहिए आप कह सकते हैं। ये विंटरलेस है, वार्म है, मॉइस्ट है, पूरे साल का टेम्परेचर 18 डिग्री से ऊपर रहता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्लाइमेट के ऊपर। नेक्स्ट क्लाइमेट आ गया बी वाला, ड्राई वाला, हमारा सब ट्रॉपिकल आ गया। ये ड्राई क्लाइमेट है, मैंने आपको बताया था, ये क्लाउडलेस होता है, ठीक है, ये ड्राई होता है, और यहाँ पर इंसुलेशन ज़्यादा होता है। तो इस क्लाइमेट की जो स्पेशलिटी वो ये है कि इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन कम होता है, ठीक है। इसी वजह से ये वाटर डेफिशिएंट होता है, ड्राई क्लाइमेट होता है। कौन कौन से रीजन आ रहे हैं आप देख सकते हैं, पूरा इसके अंदर आप देख सकते हैं, नॉर्दर्न अफ्रीका आ रहा है, पूरा अरेबियन पेनिसुला आ रहा है, ये पूरा अरब कंट्रीज आ रहे हैं, अफगानिस्तान वाला पूरा कंट्री आ रहा है, पाकिस्तान इसके अंदर आता है, पूरा ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर आ रहा है, आप देख सकते हैं। कुछ एक सदर्न टिप आ रही है, और यहाँ पर इसका जो वेस्टर्न आपका US है वो इसके अंदर आता है। तो ठीक है, इसको हम कहते हैं ड्राई क्लाइमेट या एरिड क्लाइमेट इसको कहते हैं। पिछले वाले को हम क्या कह रहे हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट कह रहे हैं, इसको ड्राई एरिड क्लाइमेट कहते हैं। मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन यहाँ पे 400 mm से ज़्यादा नहीं होता है, ये एक वाटर डेफिशिएंट क्लाइमेट है, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेट क्लाइमेट। ये टेम्परेट क्लाइमेट है, आप देख सकते हैं, ये टेम्परेट क्लाइमेट है, ये पूरा ग्रीन ग्रीन जो भी देख रहे हैं, होल ऑफ द यूरोप, ठीक है, आपका फ्लोरिडा, ठीक है, यहाँ पर साउथ अमेरिका, ठीक है, और यहाँ पे चाइना। तो ये आप देख सकते हैं, ये टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर आते हैं, सी टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर आते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये है, इसको मैरीटाइम क्लाइमेट भी कहा जाता है। अब देखो क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पड़ती है माइल्ड विंटर्स। ऑल दो आप देखेंगे टेम्परेट क्लाइमेट वाले जो जितने भी रीजन्स हैं वो इक्वेटर से कितना ऊपर आ गए, देखो 2 जोन्स ऊपर हैं हम, यानी कि ग्रीन जितने भी आपको दिख रहे हैं ये 2 जोन्स ऊपर हैं, यानी कि ये 40 से 60 डिग्री लैटिट्यूड्स पर है, मिड लैटिट्यूड्स पर है। यहाँ पे जो इंसोलेशन है कम है, सनरेज स्लांटिंग हो रही है, फिर भी यहाँ पर माइल्ड विंटर्स क्यों होती है? कारण उसका ये है कि यहाँ पर जो सी है वो अपना मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस दिखाता है। अब भाई मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस क्या होता है? जो सी का एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है वही आप देखेंगे हमारे इंडिया के कोस्टल एरियाज के अंदर। जितनी भी कोस्टल सिटीज़ है हमारे इंडिया की, चाहे वो मुंबई हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे वो कोलकाता हो, ठीक है, जितनी भी कोस्टल सिटीज़ है वहाँ पे आप देखेंगे कभी भी सर्दी नहीं पड़ती है। ऑल्दो यहाँ पर जनवरी फरवरी जब भी इंडिया में आता है तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है हमारा नॉर्दर्न इंडिया के अंदर कितना कम हो जाता है हम जानते हैं, इवन माइनस में चला जाता है। जम्मू कश्मीर में तो इवन नॉर्दर्न इंडिया के अंदर 10 से कम चला जाता है, लेकिन इन कोस्टल सिटीज़ के अंदर कभी भी सर्दी नहीं पड़ती, प्लेजेंट मौसम रहता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द सी जो है अपना एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस छोड़ता है, जिसकी वजह से ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। तो जो सी क्लाइमेट है वो ऑल द टेम्परेट है, लेकिन यहाँ पे माइल्ड विंटर्स होती है। दैट मीन्स यहाँ पे सबसे ठंडा महीना जो होगा वो 8 डिग्री पर ही होगा, ठीक है, माइनस में नहीं जाएगा टेम्परेचर। और सबसे जो गर्म
जो गर्म मंथ होगा उसका टेम्परेचर जो होगा वो 18 डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ पे ना तो यहाँ पे गर्मी पड़ती है ना यहाँ पे सर्दी पड़ती है, इसी को ही हम मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस कहते हैं या मॉडरेटिंग क्लाइमेट कहते हैं। तो ये यहाँ पे दे रखा है सी टाइप ऑफ क्लाइमेट इज अ टेम्परेट क्लाइमेट, और ये बेसिकली आपका मैरीटाइम क्लाइमेट भी है। जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर सी कौन कौन से आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन एरियाज आप देख रहे हैं ये सब जो है सी टाइप ऑफ क्लाइमेट है। और यहाँ पे चारों तरफ आप देख रहे हैं सी का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ठीक है। इसी वजह से जो सबसे ठंडा महीना है जनवरी फरवरी वाले जो भी महीने हैं वहाँ पे टेम्परेचर 8 डिग्री जाएगा, माइनस में नहीं जाएगा, ठीक है। और गर्मी में टेम्परेचर 18 डिग्री से कम रहता है, यानी कि 18 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाता है टेम्परेचर यहाँ पे। तो यानी कि गर्मी भी नहीं पड़ती है और सर्दी भी नहीं पड़ती है, सबसे प्लेजेंट क्लाइमेट यहाँ पे देखने को मिलता है जो यूरोप में होता है। ये लंदन का क्लाइमेट आप जानते हैं बहुत प्लेजेंट है। तो ये सारे जो हैं वो सी टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर आते हैं। हम इक्वेटर से 2 ऊपर आ चुके हैं, पहले हमने ट्रॉपिकल देखा और फिर हमने ड्राई देखा, अब हम देख रहे हैं टेम्परेट वाला, ये बात को ध्यान रखनी है। अब चलते हैं डी टाइप ऑफ क्लाइमेट में। उससे पहले मैं आपको जो मैंने बात कही है ये वाली कोल्डेस्ट मंथ और वार्मेस्ट मंथ वाली बात मैं उसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर क्या हो रहा है सबसे ठंडे महीने में आप टेम्परेचर देखेंगे 8 डिग्री पर जाएगा। सबसे ठंडा मंथ कौन सा होता है, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। यहाँ पे ये रहेगा टेम्परेचर दे रखा है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन दे रखा है। एक्स एक्सिस पे है हमारे मंथ्स, वाई एक्सिस पे हमें टेम्परेचर है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये टेम्परेचर की लाइन है, ये जो लाइन है टेम्परेचर की है, और ये जो बार्स हैं ये रेनफॉल के हैं। तो अभी आप टेम्परेचर देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च जो होते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए सबसे ठंडे होते हैं। यहाँ पे आप टेम्परेचर देखेंगे 10 डिग्री से कम है, माइनस में नहीं जा रहा है, देखो 0 से कम टेम्परेचर नहीं जा रहा है, ये 8 डिग्री पे आके अटक गया। और जो वार्मेस्ट मंथ है हमारे जून जुलाई अगस्त आप देखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर 20 से नीचे है, 18 डिग्री है। ये बात मैंने कही है। टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज 18 एंड द वार्मेस्ट मंथ इज 8 एंड द वार्मेस्ट मंथ इज 18 डिग्री सेल्सियस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलराइट, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो रेड लाइन है ये टेम्परेचर की ही लाइन है, ये यहाँ पर टेम्परेचर की एक्सिस दे रखी है, ये मंथ्स दे रखे हैं। आप देखेंगे किस तरह से जनवरी फरवरी मार्च जो सबसे ठंडे महीने होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री पर अटक गया, नीचे नहीं गया 0 से। और गर्म महीनों के अंदर टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री पर अटक गया, ये बात आप जानते हैं, इससे ऊपर नहीं जा रहा टेम्परेचर, ठीक है। तो यही होता है सी टाइप ऑफ क्लाइमेट जो हमारा टेम्परेचर मैरीटाइम है। चलते हैं नेक्स्ट क्लाइमेट के ऊपर। अब जो डी टाइप ऑफ क्लाइमेट है दोस्तों वो उसके ऊपर आ रहा है, और ये है हमारा कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। और इसके अंदर एरियाज आप देख सकते हैं, पूरा हमारा यूरेशिया, यूराल्स के बाद का जो पूरा एरिया यूरेशिया और हमारा कनाडा जो है वो डी टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर आता है। इसको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सिवियर विंटर पड़ती है। अब यहाँ पे जो सी है उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, कॉन्टिनेंट्स का जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो गए। तो यहाँ पे टेम्परेचर ठंडे महीने का, सबसे ठंडे महीने का जो टेम्परेचर है वो -3 चला जाता है, और गर्म महीने का टेम्परेचर जो है वो 10 से ऊपर जाता है। ये बात को ध्यान रखती है, यानी कि 10 से ऊपर टेम्परेचर रहता है वार्मेस्ट मंथ के अंदर, और ठंडे मंथ के अंदर ये माइनस में जाता है। आप इसको यहाँ देख सकते हैं। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर ये वापस से ये जो ग्राफ है रेड वाला, ये टेम्परेचर का है, ये प्रेसिपिटेशन का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर। तो मैंने क्या कहा, कोल्डेस्ट मंथ के अंदर टेम्परेचर -3 जाएगा। देखो जनवरी फरवरी मार्च कोल्डेस्ट मंथ है, 0 से नीचे चला गया, -3 के अंदर आ गया, डी टाइप ऑफ क्लाइमेट। और वार्मेस्ट मंथ के अंदर टेम्परेचर आप देखेंगे 18 डिग्री पे आके अटका हुआ है, अबव 10 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हैं, 10 से ऊपर चला गया, 18 डिग्री पे ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो डी टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। इसके अंदर बेसिकली कौन सा आ रहा है, यूरेशिया का पूरा पार्ट आ रहा है, कनाडा आ रहा है पूरा इसके अंदर, ठीक है। और कुछ पार्ट ऑफ आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका भी इसके अंदर आता है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि भाई सबसे ठंडा महीना जो होता है वो -3 चला जाता है, और गर्म महीने के अंदर टेम्परेचर 10 डिग्री से अबव रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एरियाज आपने देख लीजिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये बात ये डी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ABCD हम चल रहे हैं ऊपर, ए से ABCD हमने कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम चलते हैं लास्ट ई टाइप ऑफ क्लाइमेट में। ई टाइप ऑफ क्लाइमेट इज द पोलर क्लाइमेट। और देखो ये कौन सा एरिया कवर कर रहा है, ये एरिया ग्रीनलैंड का पूरा एरिया, पूरा एंटार्क्टिका कवर कर रहा है, कुछ पार्ट्स ऑफ साइबेरिया कवर कर रहा है, ठीक है, कुछ पार्ट्स ऑफ अलास्का कवर कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी स्पेशलिटी ये है दोस्तों कि ये समरलेस है, यहाँ पर गर्मियां आती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर पूरे साल 0 डिग्री के नीचे रहता है, ठीक है। और वार्मेस्ट मंथ में जो सबसे गर्म महीना है यहाँ पर बिलो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इसको मैं ग्राफ में बता दूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, इसको मैं ग्राफ में बता दूंगा। तो क्या हो रहा है इसमें, ई टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर पूरे साल यहाँ पर ठंडक रहती है, पूरे साल यहाँ पे सर्दी रहती है, और यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है। जनवरी फरवरी मार्च में यहाँ पे माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, और जब मई जून जुलाई आते हैं यानी कि गर्म महीना आता है तो टेम्परेचर यहाँ पे 10 डिग्री से भी कम रहता है, यानी कि पूरे साल यहाँ पे सर्दी रहती है। इसीलिए इसको पोलर क्लाइमेट कहा जाता है, ठीक है। तो ए हो गया हमारा ट्रॉपिकल, बी हो गया हमारा ड्राई, सी हो गया टेम्परेट, डी हो गया कॉन्टिनेंटल, और ई हो गया हमारा पोलर। तो इस तरह से ये हो गया इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन दोस्तों। इक्वेटर से आप ऊपर जा रहे हैं, नेचुरली आप देखेंगे सनरेज जो है वो स्लांटिंग हो रही है, इंसोलेशन कम हो रहा है, तो उसी बेसिस पे आप देखेंगे टेम्परेचर जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो भी बदल रहे हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स पे गर्मी ज्यादा रहती है तो वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गया। ड्राई रीजन हमने देख लिया, जो ड्राई है इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन,
फिर हमारा आ गया टेम्परेट रीजन जो माइल्ड विंटर्स हैं, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मैरीटाइम क्लाइमेट जो है वो इफेक्ट हो जाता है। सी अपना मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस लगाता है, जिसकी वजह से ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। फिर आता है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट जो सिवियर विंटर है, -3 इसका जो रहता है सर्दी का टेम्परेचर, और गर्मी का टेम्परेचर जो रहता है हमने देखा यहाँ पर अबव 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। ई टाइप ऑफ क्लाइमेट में पूरे साल टेम्परेचर माइनस में रहता है, गर्मी के महीने में 10 डिग्री से नीचे जाता है। ये ई टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। ये इसका हो गया दोस्तों ब्रॉड क्लासिफिकेशन कोपेन्स का। लेकिन अब इसके अंदर कुछ इसने क्या किया, इसने जब अपना फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया उसने देखा कि यार जो मैंने ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिए हैं उनके अंदर भी कुछ सब क्लासिफिकेशन देखे गए हैं, यानी कि ए टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर भी कुछ सब टाइप्स देखे गए हैं अलग अलग टाइप के बेस्ड अपॉन द रीजन। क्योंकि ये तो हमने एक ब्रॉड रीजन लिया है ना, ये तो हमने पूरा कंप्लीट रीजन लिया है। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग इलाकों पे अलग अलग क्लाइमेट भी देखने को मिल सकते हैं ना। तो इसने क्या किया, अपने जो 5 डिवीजन किए उसका इसने फिर कुछ सब डिवीजन किया बेस्ड अपॉन द अल्फाबेट्स। अब इसने अल्फाबेट्स लिए ABCD वाले ही, लेकिन ABCD नहीं लिया कंफ्यूज करने के लिए, इसने लिया FSW इस तरह से लिया। तो इसने इसको कह सकते हैं कि भाई डिफरेंशिएट करने के लिए कभी तो उसने कैपिटल लेटर यूज़ किया है, कभी स्मॉल लेटर यूज़ किया है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैपिटल F भी इसने यूज़ किया है, स्मॉल f भी यूज़ किया है, कैपिटल S भी यूज़ किया है, स्मॉल s भी यूज़ किया है। यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं इसका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। कैपिटल जो यूज़ कर रहा है उसको पहले हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको स्मॉल वाला बता दूंगा। अभी तक हमने क्या देखा, ABCDE, ठीक है। इसके ब्रॉड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन देख लिए, इक्वेटर से ऊपर हम जा रहे हैं तो पहला ट्रॉपिकल है, फिर ड्राई है, फिर हमारा टेम्परेट है जो मैरीटाइम भी कहते हैं, इसको C वाला क्लाइमेट है, D हमारा कॉन्टिनेंटल है और E हमारा पोलर है, ठीक है। सबके स्पेशलिटी हमने देख ली है, कौन कौन से एरियाज कवर कर रहे हैं ये भी हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं कि सब टाइप्स इसके क्या है, ठीक है। तो ये सब टाइप्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे F इसने यूज़ किया है, स्मॉल m यूज़ किया है, स्मॉल w यूज़ किया है और S यूज़ किया है। इसको मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले हम देखते हैं कि इसने कैपिटल लेटर्स जो यूज़ किए हैं सब टाइप के लिए वो क्या क्या है। तो इसने ई टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए जो भी हमने देखा पोलर क्लाइमेट, उसके लिए उसने कैपिटल लेटर यूज़ किए, कैपिटल F एंड कैपिटल T, ठीक है। 2 तरह के यूज़ किए। अब जो कैपिटल F है दोस्तों, इसको आप दिमाग में रखिए, फ्रोजन। कैपिटल F मतलब फ्रोजन। तो यानी कि अगर EF कहीं दिख रहा है, EF टाइप ऑफ क्लाइमेट अगर कोई आपसे पूछता है क्या है, तो आपको बताना है ये पोलर क्लाइमेट में आने वाले वो रीजन्स हैं जो कंप्लीटली फ्रोजन है। अब ये फ्रोजन क्यों है, आप देखो यहाँ पे टेम्परेचर पूरे साल 0 डिग्री से नीचे है, यानी कि आइस कवर्ड है पूरे साल ही, पूरे साल ऑलवेज फ्रॉस्ट, ऑलवेज कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। 0 डिग्री से पूरे साल जो टेम्परेचर कम है, चाहे वो जनवरी हो, चाहे फरवरी हो, चाहे मार्च हो, टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर भी नहीं जा रहा है। इसीलिए कोपेन्स ने इसको एक कोडिंग दी है EF। पोलर के अंदर वो क्लाइमेट जो कंप्लीटली पूरे साल फ्रोजन है उसको उसने E कैपिटल F दिया है, ठीक है। फिर है ET, इसी के अंदर ET है। ET वो क्लाइमेट है जो जहां पर नो ट्रीज, तुंद्रा क्लाइमेट इसको कहते हैं। ये भी पोलर का ही पार्ट है, लेकिन इसमें ET इसने उसको तुंद्रा कहा है। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, पूरे साल आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री पर है या उससे नीचे है, लेकिन गर्मी का जैसे मौसम आता है, जून जुलाई अगस्त आता है, तो टेम्परेचर 0 से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, और ये 10 से हमेशा फिर भी नीचे ही है। 0 से थोड़ा सा ऊपर यानी कि 5-6 डिग्री पे चला जाता है, लेकिन 10 से नीचे है। और ये जो टेम्परेचर है ये प्लांट्स को सपोर्ट नहीं कर सकता, प्लांट्स इसमें ग्रो नहीं हो सकती। तो मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है, ई टाइप ऑफ क्लाइमेट जो हमारा पोलर क्लाइमेट है, ठीक है, जिसमें परपेचुअल स्नो होती है, उसके 2 सब पार्ट हैं, EF परमानेंटली स्नो कवर्ड, F फॉर स्नो कवर्ड फ्रोजन, और T फॉर नो ट्री या टुंद्रा, जो आपको अच्छा करे। F मतलब पूरे साल टेम्परेचर 0 लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। T मतलब साल का कुछ 2-3 महीना ऐसा है जहाँ पे टेम्परेचर 0 से ऊपर जा रहा है, लेकिन लेस देन 10 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेस देन 10 है, लेकिन 0 से ऊपर है। तो ये इसके सब पार्ट इसने यूज किए, कोडिंग यूज की है F और T फॉर द टुंद्रा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसने और किसके लिए यूज किया है कैपिटल। फिर इसने बी टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो हमारा सेमी एरिड क्लाइमेट था, बी टाइप ऑफ क्लाइमेट था, जहां पर इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन होता है, उसके लिए भी इसने 2 कोड यूज किए। एक इसने किया है कैपिटल S यूज किया है, इसको इसने कहा है सेमी एरिड, ठीक है। तो बी टाइप ऑफ क्लाइमेट ड्राई सेमी एरिड बोलूंगा मैं इसको। बी क्लाइमेट यानी कि अगर BS कहीं पे लिखा हुआ होता है इसका मतलब है ड्राई सेमी एरिड। EF लिखा हुआ होता है मतलब पोलर फ्रोजन, ठीक है, पोलर। और ET कहीं लिखा हुआ होता है मतलब पोलर टुंद्रा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह से BS कहीं लिखा हुआ है मतलब ड्राई सेमी एरिड, और BW अगर कहीं लिखा हुआ है तो मतलब ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट, डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो S मतलब क्या है, सेमी एरिड, और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन 200 से 400 मिलीमीटर होती है, और W के अंदर, कैपिटल W के अंदर जो प्रेसिपिटेशन है वो लेस देन 200 मिलीमीटर होती है, ठीक है। तो इसके कुछ सब टाइप्स इसने यूज किए हैं कैपिटल लेटर्स के अंदर। सिर्फ 2 ही ऐसे क्लाइमेट है, एक तो E वाला है और एक B वाला है। E के अंदर उसने यूज किया है कैपिटल F, कैपिटल T। कैपिटल F मतलब फ्रोजन, कंप्लीटली फ्रोजन, पूरे साल टेम्परेचर 0 से नीचे। कैपिटल T मतलब साल का कुछ महीना ऐसा जिसमें टेम्परेचर 0 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद B के लिए भी इसने कैपिटल यूज किया है कोडिंग,
बी एस मतलब ड्राई सेमी एरिड, और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है वो 200 से 400 है मिलीमीटर, और डेजर्ट वाले के अंदर डब्ल्यू मतलब डेजर्ट क्लाइमेट, ठीक है, डेजर्ट क्लाइमेट, बी डब्ल्यू मतलब ड्राई डेजर्ट, ठीक है, और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन लेस देन 200 मिलीमीटर है, ठीक है। तो इन दो ही के लिए इसने कैपिटल कोडिंग यूज की है, बाकी के लिए इसने स्मॉल कोडिंग यूज की है। अब हम देखते हैं स्मॉल किसके लिए यूज की है, तो ए, सी और डी के लिए इसने स्मॉल कोडिंग यूज की है। स्मॉल ए हम जानते हैं ट्रॉपिकल वाला है, सी हम जानते हैं कौन सा है टेम्परेट, और डी हम जानते हैं कौन सा है कॉन्टिनेंटल। तो ए हमारा कौन सा है ट्रॉपिकल, सी हमारा मैरीटाइम टेम्परेट, और डी हमारा कॉन्टिनेंटल। इसके लिए इसने यूज किए हैं स्मॉल एफ, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल एस। ये भी ईजी है। स्मॉल एफ मतलब फुल प्रेसिपिटेशन, पूरे साल बारिश हो रही है, स्मॉल एफ मतलब। कैपिटल एफ मतलब कंप्लीटली फ्रोजन, पूरे साल बर्फ है। तो देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। स्मॉल एफ मतलब पूरे साल बारिश, और कैपिटल एफ मतलब पूरे साल बर्फ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस तरह से स्मॉल डब्ल्यू है और स्मॉल एस भी है। कैपिटल डब्ल्यू मतलब ड्राई, स्मॉल डब्ल्यू मतलब विंटर ड्रॉट, यानी कि विंटर के अंदर बारिश नहीं होगी, विंटर के अंदर बारिश नहीं होगी। इसी तरह से एस मतलब, कैपिटल एस मतलब क्या होता है सेमी एरिड, ठीक है, यहां पर छोटा एस मतलब होगा समर ड्रॉट। एक दूसरे के अपोजिट है ये। समर ड्रॉट मतलब समर के अंदर बारिश नहीं होगी। तो अगर मैं बोल दूं ए एस, ए से समझ जाएंगे आप क्या, ये मतलब ट्रॉपिकल, लेकिन एस मतलब कि समर ड्रॉट है, यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर कुछ ऐसा एरिया है जहां पर समर में बारिश नहीं होती है, वो मतलब है ए एस का। अगर मैं बोल दूं सी एस बोल दूं तो मतलब टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर कोई एक ऐसा पार्ट है जहां पर समर में बारिश नहीं होती, तो वो हो गया टेम्परेट समर ड्रॉट हो गया। इसी तरह से डीएस भी हो सकता है कॉन्टिनेंटल समर ड्रॉट, इसी तरह से ट्रॉपिकल विंटर ड्रॉट हो सकता है, टेम्परेट विंटर ड्रॉट और कॉन्टिनेंटल विंटर ड्रॉट, ठीक है। और इसी तरह से एसीएफ कर सकते हो आप। ट्रॉपिकल एरियाज के वो एरियाज, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के ट्रॉपिकल रीजन के वो एरियाज जहां पर पूरे साल बरसात हो रही है, तो वो एएफ हो जाएगा। सी मतलब टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन्स के वो एरियाज जहां पे पूरे साल बरसात होती है, और डी मतलब कॉन्टिनेंटल क्लाइमेटिक जोन्स के वो एरिया जहां पे पूरे साल बरसात होती है। तो एफ हो चाहे स्मॉल डब्ल्यू हो चाहे स्मॉल एफ हो, इन सबके नाम है। एफ मतलब स्मॉल एफ मतलब पूरे साल बरसात, स्मॉल डब्ल्यू मतलब विंटर ड्रॉट यानी कि विंटर में बरसात नहीं होगी, और एस मतलब स्मॉल एस मतलब समर के अंदर बारिश नहीं होगी। यही इसके आपको ग्राफ दे रखे हैं, देखो ये आपके मंथ्स दे रखे हैं। ये देखो जून जुलाई अगस्त में बारिश ही नहीं हो रही है, पूरे साल बारिश हो रही है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये जो बार्स देख रहे हैं, ये रेनफॉल के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने कम हो गए यहाँ पे आके, ठीक है, जून जुलाई अगस्त के अंदर बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो ये मतलब एस स्मॉल एस टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। विंटर ड्रॉट आप देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च के अंदर बिल्कुल ग्राफ नीचे चला गया है, ये जो बार्स नीचे चले गए, लेकिन बाकी के अंदर आप देखेंगे ये जो बार्स है कितने ऊपर है, यानी कि विंटर के अंदर बारिश नहीं होती, तो मतलब स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। और देखो यहाँ पर पूरे साल बारिश जो है यूनिफॉर्म है, लेकिन कुछ महीने के अंदर उससे भी ज्यादा हो रही है, यानी कि 150 से ऊपर सारे जो ग्राफ हैं दिखा रहे हैं, यानी कि पूरे साल थ्रू आउट द ईयर कंप्लीट रेनफॉल हो रही है। तो ये मतलब हो गया स्मॉल एफ। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, यही चीज आपको पढ़नी है। इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो एएफ टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है, ईयर राउंड प्रेसिपिटेशन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ईयर राउंड प्रेसिपिटेशन। ईयर राउंड प्रेसिपिटेशन कैसे है, यहाँ पे आप देखेंगे एक्स एक्सिस के अंदर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मंथ्स लिखे हुए हैं, वाई एक्सिस पे यहाँ पे आपको दे रखे हैं प्रेसिपिटेशन। अब इसमें से आप कोई भी महीना उठा लीजिए, कोई भी महीना उठा लीजिए, सब 150 mm से ऊपर है, यानी कि यूनिफॉर्म बारिश हो रही है पूरे साल। इसका मतलब ये है कि ये एफ वाला है, स्मॉल एफ वाला है, ठीक है। सी डब्ल्यू, सी है कॉन्टिनेंटल, डब्ल्यू मतलब विंटर ड्रॉट, विंटर ड्रॉट, विंटर में बारिश नहीं होती। तो देखो विंटर में बारिश नहीं हो रही है, जनवरी फरवरी मार्च में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अप्रैल से मई से जून से देखो किस तरह से 100 से ऊपर चला गया आंकड़ा, ठीक है। तो ये है इसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना। सी डब्ल्यू क्लाइमेट का बेस्ट एग्जांपल है चाइना, क्योंकि विंटर ड्रॉट है, विंटर में बारिश चाइना में नहीं होती। और सी जो है हमारा क्या है, टेम्परेट रीजन है, चाइना जो है टेम्परेट रीजन के अंदर आता है, ये मैंने आपको दिखाया था, मैप के अंदर दिखाया था। अब बात करते हैं सी एस के बारे में। सी मतलब टेम्परेट, टेम्परेट या मैरीटाइम समर ड्रॉट। अब देखो समर में बारिश नहीं हो रही है, पूरे साल बारिश हो रही है, जनवरी में बारिश हो रही है, फरवरी में बारिश हो रही है, लेकिन जैसे ही जून आया, जून जुलाई अगस्त में कितने कम, देखो ये ग्राफ नीचे चले गए, ये जो बाहर से नीचे चले गए, मतलब ये स्मॉल एस वाला क्लाइमेट है, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है मेडिटेरियन। मेडिटेरियन एरियाज के अंदर सिर्फ विंटर में बारिश होती है, जनवरी फरवरी मार्च में बारिश होती है, समर्स के अंदर बारिश नहीं होती। और जब विंटर के अंदर बारिश होती है तो इंडिया के अंदर आते हैं पश्चिमी विक्षोभ, जो टेम्परेट साइक्लोन जो है इनको लेता हुआ आता है, ठीक है, मॉइस्चर लेता हुआ आता है। और विंटर के अंदर हमारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर, हमारा पंजाब, राजस्थान, ठीक है, और नॉर्थ वेस्टर्न जितना भी एरिया है वहां पर महावट की बारिश होती है, पश्चिमी विक्षोभ होता है। तो सी एस वाला जो क्लाइमेट है वो मेडिटेरियन है, क्योंकि इसमें विंटर में बारिश होती है, लेकिन यहाँ पे समर में बारिश नहीं होती। सी डब्ल्यू वाला जो है वो हमारा चाइना है, यहाँ पर विंटर में बारिश नहीं होती, ठीक है, और यहाँ पे समर में बारिश होती है। यहाँ पर आप देखेंगे विंटर में बारिश होती है, लेकिन समर में बारिश नहीं होती। तो आई होप आपको ये कलर कोडिंग, सॉरी ये नेम कोडिंग समझ में आई होगी। देखो ABCD तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ABCD में तो ए ट्रॉपिकल हो गया, बी हमारा ड्राई हो गया,
ठीक है। सी हमारा टेम्परेट हो गया, डी हमारा कॉन्टिनेंटल हो गया, ई हमारा पोलर हो गया। सबकी कुछ स्पेशलिटी है। ए की स्पेशलिटी ये है कि ये विंटर लेस है और ये मॉइस्ट है, वार्म है, टेम्परेचर ऑलवेज अबव 18 डिग्री सेल्सियस रहता है, ये इसके एरियाज है। बी हमारा ड्राई एरिया है, सब ट्रॉपिकल एरिया है, इंसोलेशन ज़्यादा है, इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन होता है इसके अंदर, वाटर डेफिसिट है, ठीक है। फिर आता है हमारा सी टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो हमारा टेम्परेट क्लाइमेट है, जिसको जहां पर माइल्ड विंटर्स है। इसको मैरीटाइम भी कहा जाता है क्योंकि सी का इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अटलांटिक ओशन है चाहे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इसी वजह से कोल्डेस्ट मंथ जो है वो सिर्फ 8 डिग्री पर अटक जाता है और वार्मेस्ट मंथ जो है वो 18 डिग्री पर अटक जाता है। ये हमने देखा था। कोल्डेस्ट मंथ देखो यहाँ पे जनवरी फरवरी 8 डिग्री पर अटक गया और वार्मेस्ट मंथ जो है वो 18 डिग्री पर अटक गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा डी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, जो सिवियर है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट हो जाती है और सर्दी में यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है -3 और गर्मी में टेम्परेचर रहता है अबव 10 डिग्री सेल्सियस। आप यहाँ देख सकते हैं -3 एंड अबव 10 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखोगे -3 और अबव 10 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा डी टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया। फिर ई टाइप ऑफ क्लाइमेट हमारा पोलर क्लाइमेट हो गया, ठीक है, जो बिल्कुल एंड वाला है, अंटार्कटिका वाला, ग्रीनलैंड वाला, और ये कंप्लीटली समरलेस है। यहाँ पे समर आती ही नहीं है क्योंकि सबसे गर्म महीना जो है वो भी वहाँ पर टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस है और वैसे पूरा टेम्परेचर जो है पूरे साल ठंडे में कवर रहता है। ये इसने ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया। फिर इसको इसने क्या किया, कुछ कोडिंग्स में डिवाइड किया क्योंकि इसने देखा इन्हीं 5 क्लाइमेट के अंदर कुछ सब डिविजन्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, कुछ सब क्लासिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं। तो उसने कुछ कोडिंग यूज की कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स में। कैपिटल लेटर में किस किस को यूज किया, एक तो टुंड्रा वाले को, सॉरी एक पोलर वाले को और एक ड्राई वाले को। जैसे ई टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए इसने कैपिटल कोडिंग यूज की, ई एफ मतलब पोलर परमानेंटली फ्रोजन, तो एफ मतलब फ्रोजन। पोलर टुंड्रा यानी कि टुंड्रा मतलब पूरे साल तो उसमें 0 डिग्री है, लेकिन कुछ महीने ऐसे होंगे जिसमें 0 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाएगा, ठीक है। तो ई टी और ई एफ ये दोनों इसके सब क्लासिफिकेशन है। ई एफ मतलब पोलर फ्रोजन और ई टी मतलब पोलर टुंड्रा क्लाइमेट, ठीक है। फिर हम चले बी पे, बी हमारा ड्राई वाला है, सेकंड नंबर पे आता है। इसके अंदर भी इसने यूज किए बी एस मतलब ड्राई सेमी एरिड और बी डब्ल्यू मतलब ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट। तो सेमी एरिड में हमने देखा 200 से 400 प्रेसिपिटेशन होता है और डेजर्ट के अंदर उससे भी कम होता है, लेस देन 200 मिलीमीटर होता है। फिर हम चले इसके दूसरे कोडिंग में जो स्मॉल लेटर्स वाले हैं। स्मॉल लेटर्स के अंदर इसने 3 यूज किए हैं, स्मॉल एफ, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल एस। स्मॉल एफ मतलब पूरे साल बरसात होना, तो इसमें आप कुछ भी लगा लीजिए, ए सी और एफ लगा लीजिए, लेकिन ई से नहीं आएगा, आप ध्यान रखें, सिर्फ ए सी और एफ ही आएंगे, ना तो बी आएगा ना ई आएगा। केवल और केवल एफ कोडिंग ए सी और एफ के साथ यूज होती है, या एस वाली या डब्ल्यू वाली, ये सिर्फ ए सी और डी के साथ ही यूज होती है। तो एफ मतलब क्या है, पूरे साल बरसात होना। स्मॉल डब्ल्यू मतलब विंटर के अंदर बरसात नहीं होना, विंटर ड्रॉट। और स्मॉल एस मतलब समर के अंदर बरसात नहीं होना। तो सबके अपने सब पार्ट्स देख लिया, आप उसमें आप कुछ भी बोल लीजिए, चाहे आप डीएस बोल लीजिए। डीएस मतलब क्या होगा, कॉन्टिनेंटल समर ड्राई। ए एस बोल लूँ, अगर मैं ए एफ बोलूँ, ट्रॉपिकल फुल प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। अगर मैं बोलूँ ए डब्ल्यू या सी डब्ल्यू बोलूँ, मतलब टेम्परेट विंटर ड्राई, यानी कि मैरीटाइम विंटर ड्राई। ये सब मैंने आपको दिखाया यहाँ पर। ईयर राउंड प्रेसिपिटेशन मतलब पूरे साल यूनिफॉर्म रेनफॉल हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथ्स है, यहाँ पे रेनफॉल है, और ये जो आप बार्स देख रहे हैं 150 से ऊपर है सारे बार्स, मतलब यूनिफॉर्म रेनफॉल है। फिर मैंने आपको दिखाया सी डब्ल्यू। सी क्या होता है, टेम्परेट। टेम्परेट मतलब मैरीटाइम। मैरीटाइम अगर इसमें स्मॉल डब्ल्यू लग गया मतलब ये हो गया विंटर ड्राई। विंटर ड्राई मतलब विंटर में बारिश नहीं होती। देखो विंटर में बारिश नहीं हो रही है, जनवरी फरवरी मार्च में बारिश नहीं हो रही है, समर्स के अंदर बारिश हो रही है। बेस्ट एग्जांपल इसका चाइना है। फिर मैंने बताया कुछ सी एस, अगेन सी टेम्परेट। टेम्परेट मतलब मैरीटाइम। अब इसमें स्मॉल एस आ गया मतलब समर ड्राई, समर के अंदर बारिश नहीं हो रही है, तो समर के अंदर बारिश नहीं हो रही है। देखो जून जुलाई अगस्त के अंदर बारिश नहीं हो रही है, लेकिन विंटर्स के अंदर बारिश होती है, और इसी की वजह से पश्चिमी विक्षोभ आते हैं मेडिटेरियन एरियाज के अंदर। ऑल राइट, तो फिर हमने ये सारा देख लिया। अब एक बचता है स्मॉल एम। स्मॉल एम मतलब ये तो इजी है, स्मॉल एम मतलब मानसून। अगर कोई भी क्लाइमेटिक रीजन के आगे स्मॉल एम लग रहा है मतलब वो है मानसूनल एरियाज। तो स्मॉल एम बेसिकली लगता है ए के साथ। ए जो है वो ट्रॉपिकल मानसूनल एरिया होता है, और इसके अंदर आते हैं कंट्रीज हमारे इंडिया, नॉर्थ साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट्स और अफ्रीका के कुछ वेस्टर्न पार्ट्स आते हैं, ठीक है। तो स्मॉल एम मतलब मानसून। एफ, स्मॉल एफ मतलब ईयर राउंड प्रेसिपिटेशन। स्मॉल डब्ल्यू मतलब बताओ क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई। स्मॉल एस मतलब समर ड्राई, ठीक है। और कैपिटल एफ मतलब फ्रोजन, थ्रू आउट द ईयर फ्रोजन। और कैपिटल टी मतलब टुंड्रा, नो ट्रीज, टैगा वाला एरिया जो है, ठीक है। ये बार आपको ध्यान रखती है। तो ये हमने देख लिया क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह से इसको याद करना है दोस्तों। पहले आपको क्या करना है, ABCD को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये समझ में आ गया। फिर आप देखिए कि भी कोपेन ने कैपिटल लेटर किस किस के लिए यूज किया है, तो कैपिटल सिर्फ 2 के लिए किया है, ई के लिए, ई टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए, बी टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए। और स्मॉल लेटर्स किसके लिए यूज किए, वो 3 के लिए किए, ए सी और डी के लिए।
क्लियर हो गया? तो आप मीनिंग समझ जाएंगे अगर इनके स्मॉल लेटर्स का कैपिटल लेटर्स का, तो आपको इजी हो जाएगा। स्मॉल एफ मतलब ईयर राउंड प्रेसिपिटेशन, तो उसके आगे आप कुछ भी लगा लीजिए, चाहे ए लगा लीजिए, चाहे सी लगा लीजिए, चाहे डी लगा लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको मतलब समझ में आ जाएगा। सी मतलब मैरीटाइम क्लाइमेट का वो एरिया जहाँ पे पूरे साल प्रेसिपिटेशन हो रही है। सी स्मॉल एफ अगर मैं बोलता हूँ, ए स्मॉल एफ बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट का वो एरिया जहाँ पे पूरे साल बरसात हो रही है। और अगर मैं डी एफ बोलता हूँ यानी कि कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का वो एरिया जहाँ पे पूरे साल बरसात हो रही है, डी स्मॉल एफ अगर मैं बोलता हूँ। इस तरह से आपको उसको याद करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है ये, इसमें कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। हाँ, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, पहले आपको ये पढ़ना है फिर आपको ये पढ़ना है, ठीक है? मीनिंग ध्यान रखेंगे ऑटोमेटिकली कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर, और आपको उसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, लाइव चैट पे कोई आंसर नहीं देगा। ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ पे लोकल विंड्स दे रखी है और यहाँ पे इनके एरियाज देख रखे हैं और आपको उसको मैच करना है। इसमें मेरे से एक गलती हो गई है, यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं लगाए दोस्तों। तो आप मेरे को क्या करेंगे, आप खुद ही इसको ऑप्शन मार्क करके मुझे देंगे। आप उसमें ऐसे लिखेंगे सर ए का 2 है, बी का 3 है, डी सी का 4 है, तो आप ये खुद लिखेंगे मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर A1 B2 D4 C3 जो आप चाहें। मैंने यहाँ पे कोड नहीं लगाए, सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग किए। मैच आपको करके बताना है ए का क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है, इतना बड़ा यानी कि आपका आंसर होगा। तो सबको कमेंट करना है, कमेंट के अंदर बताना है, लाइव चैट पे कोई नहीं बोलेगा और इसका आंसर मैं फिर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, जिसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। जो नए व्यूवर्स हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, इसका चैनल डीपी ये है और कोड आपको लगाना है SM नेट। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आना चाह रहे हैं, वहाँ पे सारे हमने बना रखे हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, अल्टीमेट गाइड फॉर यूजीसी नेट, ठीक है? जो लोग रोज यूट्यूब का वेट नहीं कर सकते, जिसको प्रिपरेशन करनी है कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर विद स्केड्यूल, वो सब अनअकैडमी प्लस पे आ सकते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप अनअकैडमी प्लस पे आ जाइए, मेरा कोड लगा लीजिए SM नेट, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर जुड़ने के लिए आपको मुझे डीएम करना है इस नंबर पर। ये चैनल आप ज्वाइन करेंगे, इसके बाद मुझे डीएम करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये मेरा कोड लगाना नहीं भूलेंगे, SM नेट ये लगाते हैं तो आपको मिलता है 10% डिस्काउंट। ऑलवेज गो फॉर 24 मंथ्स सब्सक्रिप्शन, डोंट गो फॉर 3 मंथ्स 6 मंथ्स। ये आपके लिए मोस्ट इकोनॉमिकल है, आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, आपका एसेट है ये। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन दबा के रखिए और मेरा कोड लगाना मत भूलिए SM नेट। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी प्लस पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे फ्रॉम नॉविस टू एक्सपर्ट। आप एक ज्योग्राफी के एक्सपर्ट हो जाएंगे और एग्जाम को निकाल लेंगे। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड नाइट।